ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स पर आवाज आ रही है? जी वकास साहब वालेकुम सलाम। कहानी रिवाइज करिएगा जी रजिस्टर खोल के। कल के आप बात कहाँ तक पहुंची थी, बताएं कहाँ तक पहुंचे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा फायदा जो हम हासिल कर सकते थे लेकिन नहीं कर सके, एक फायदा जो हमने सेक्रीफाइस किया, एक फायदा लेने के लिए जो दूसरा फायदा छोड़ा है। 2200 का गेन कमाने के लिए 200 रुपए की रिकवरी वैल्यू छोड़नी पड़ी। कितने रुपए का फायदा हुआ है गेन की वजह से? 2200। लेकिन उस गेन को अचीव करने के लिए 200 की रिकवरी वैल्यू सेक्रीफाइस करनी पड़ी। डिपेंडिंग एक नजर रिवाइज करें फिर शुरू करते हैं रिकॉर्ड पे। बच्चे भी आ रहे हैं। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों ने किया रिवाइज कर? जी कोई कल से रिलेटेड क्वेश्चन है किसी का? पहले स्टार्ट चले सर। फिर हम फोर्थ सिनेरियो के एंड में थे। फोर्थ सिनेरियो में हमने एक नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन का लेजर बनाया। नॉर्मल लॉस का लेजर देखें, कितने यूनिट्स एक्सपेक्टेड थे, कितने एक्चुअली हुए, कितने यूनिट्स लॉस ना होने की वजह से कितने रुपीस का नुकसान हुआ। 20 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस ना होने की वजह से 200 रुपीस की रिकवरी वैल्यू का लॉस हो। क्या ये 200 हम कमा सकते थे? अगर क्या होता, अगर ये 20 यूनिट्स भी नॉर्मल लॉस हो जाते। अब नॉर्मल गेन का लेजर देखो। अब नॉर्मल गेन में जो क्रेडिट साइड पे 20 और 2200 नजर आ रहा है, ये क्या बता रहा है? 20 यूनिट्स एक्स्ट्रा बन जाने की वजह से, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बन जाने की वजह से 2200 रुपए का गेन हो गई। अब यहाँ ये 200 क्या है और वहां वो 2200 क्या है? यहाँ ये गेन है या लॉस है? ये 200 लॉस है और वो 2200 गेन है। अब एक तो तरीका ये हो सकता है कि 2200 का गेन प्रॉफिट एंड लॉस में अदर इनकम में अलग जाए, और जो 200 का लॉस है ये प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंसेस में कहीं अलग आ जाए। रिपीट करेंगे क्या बोला मैंने? रिपीट करेंगे। 2200 का गेन प्रॉफिट लॉस में अदर इनकम में अलग जाए और 200 का लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में अलग जाए। लेकिन शायद एक काम ये भी हो सकता है कि पहले ये गेन लॉस आपस में नेट ऑफ हो जाए और उसके बाद जो नेट 2000 का गेन है, नेट करके वैसे गेन है लॉस है, तो नेट 2000 का जो गेन है बस वो प्रॉफिट लॉस में चला। तो नॉर्मली ये सेकंड प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है कि पहले गेन और लॉस को आपस में नेट ऑफ कर लेंगे और फिर नेट गेन प्रॉफिट लॉस में इस सिचुएशन में चला जाए। तो उसका तरीका क्या है? बिल्कुल एक सिंपल सी बात करने लगा हूं, बस कंसंट्रेट आपने करना। हमेशा लेजर बनाने आपने इसी तरह जिससे आपके सामने बने हुए, लेकिन जब डिफरेंस आ जाएगा नॉर्मल लॉस के लेजर में 2200, इसके साथ बस आपने एबनॉर्मल गेन का रेफरेंस लिख लिया करना, ऑटोमेटिकली एक एंट्री बन जाए करेगी, जिस एंट्री से वही हो जाएगा जो शायद अभी हम करना चाहते थे। मैंने डिफरेंस के साथ क्या लिखा है? एबनॉर्मल गेन का मतलब नॉर्मल गेन अकाउंट में इसे मैं लेके जा रहा हूँ, सॉर्ट ऑफ अब इस लॉस को मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ एबनॉर्मल गेन के लेजर में, ताकि एबनॉर्मल गेन के गेन से ये नेट ऑफ हो जाए।
तो बताएंगे क्या एंट्री बन गई है। तो फाइनली सॉर्ट ऑफ एक ट्रांसफर एंट्री है ताकि लॉस गेन से नेट हो जाए। तो नॉर्मल गेन, नॉर्मल लॉस अकाउंट क्रेडिट, नॉर्मल लॉस अकाउंट क्रेडिट एंड एबनॉर्मल गेन अकाउंट डेबिट। एबनॉर्मल गेन के लेजर में किधर जाऊं, वहां रेफरेंस क्या लिखूं, नॉर्मल लॉस के सामने अमाउंट्स क्या, यूनिट्स क्या लिखूं, 20, अमाउंट क्या लिखूं, 200। यहाँ तक ट्रांसफर समझ आ गया। एक एंट्री का दोबारा बोल दें करनी, नॉर्मल गेन डेबिट, नॉर्मल लॉस अकाउंट क्रेडिट, एक बैलेंसिंग फिगर से ये ट्रांसफर एंट्री बन जाया करेगी। अब हम नॉर्मल गेन के लेजर में आए जरा एक मिनट। अगर हमारी अकाउंटिंग सारी ठीक है तो हमेशा इस स्टेप के बाद यूनिट्स इंशाल्लाह बैलेंस हो जाया करेंगे, यूनिट्स का डिफरेंस खत्म हो जाया करेगा, अमाउंट में सिर्फ डिफरेंस रह जाएगा, और वो जो नेट डिफरेंस है वो फिर कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस 2000 का आ जाएगा, और फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस में गेन के तौर पे चला जाएगा। पूरी बात समझ आ गई है, लिखें। फिगर सही लिखेगा क्या, सॉरी 2200, सॉरी टोटल में 2200। एक एंट्री भी बाद में लिख लीजिएगा जरा, एबनॉर्मल गेन टैब, नॉर्मल लॉस अकाउंट क्रेडिट। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है प्लीज। पेज नंबर 42 निकालें जी, जो करते रहे। नॉर्मल लॉस का मीनिंग क्या होता है, अब नॉर्मल लॉस ठीक है, लेकिन अबव नॉर्मल लॉस, अनएक्सपेक्टेड अबव नॉर्मल, एबनॉर्मल गेन क्या होता है, रिडक्शन इन नॉर्मल लॉस, लॉस लेस देन नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस से ज्यादा हो जाए एबनॉर्मल लॉस होगा, नॉर्मल से कम हो जाए एबनॉर्मल गेन होगा। अपने ज़हन में कोई एक प्रोसेस अकाउंट बनाया जरा, नहीं बना, क्या लिखा नजर आ रहा ऊपर, बेटा प्रोसेस भाईजान, मटेरियल खुदा का नाम है, प्रोसेस अकाउंट बना रहे हैं, ऊपर मटेरियल लिखा नजर आ रहा है, मिटाए मिटाए, प्रोसेस अकाउंट है, प्रोसेस अकाउंट की क्रेडिट साइड ध्यान में लाए, नॉर्मल लॉस के सामने एक्चुअल लॉस आएगा या एक्सपेक्टेड, हमेशा एक्सपेक्टेड, ताकि बैलेंसिंग फिगर पता चले कि गेन है या लॉस। अच्छा एक आखिरी चीज सोच के जरा, क्या किसी लेजर में, किसी एक प्रोसेस अकाउंट में एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस दोनों हो सकते हैं, एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस दोनों हो सकते हैं। एबनॉर्मल लॉस होने का मतलब क्या है, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा लॉस हुआ है, और एबनॉर्मल गेन का मतलब तो या एक्सपेक्टेशन से ज्यादा लॉस होगा या एक्सपेक्टेशन से कम होगा। क्या किसी एक लेजर में एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस दोनों हो सकते हैं, मेरे तो आए, चेक करें सिनेरियो 3 में, सिनेरियो 3 में एबनॉर्मल लॉस है
और सिनेरियो 4 में एबनॉर्मल गेन है, एक ही लेजर है, प्रोसेस अकाउंट है। नहीं, खुदा ना खास्ता इस कंक्लूजन में ना पहुंच जाए आप जिस पे मैं पहुंचा, मतलब किसी एक लेजर का मतलब किसी एक अकाउंटिंग पीरियड में नॉर्मल लॉस से या ज्यादा लॉस होगा या कम होगा। तो या बैलेंसिंग फिगर किसकी आएगी या किसकी आएगी, या बैलेंसिंग फिगर एबनॉर्मल लॉस की होगी या एबनॉर्मल की। एबनॉर्मल लॉस की होगी तो किधर होगी, क्रेडिट साइड पे, और अगर डेबिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है तो फिर एबनॉर्मल गेन। आइए जरा ये जो बातें हुई कल इसका जरा क्वेश्चन फॉर्म में अप्लाई करते हैं। पेज नंबर 42, एक आसान से क्वेश्चन से गेम शुरू करते हैं। ये ऑनेस्ट एंड साथ है ना फ्रेंड्स? आप लोग काइंडली जरा पेज नंबर 42 के दरमियान में क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है। 1 मिनट डाटा पड़ेगा, मैं आपके सामने क्वेश्चन खोलूं, जस्ट एक मिनट। क्या एक से ज्यादा प्रोसेसेस भी हो सकते हैं? कभी इससे पहले बात सुनी आपने? फर्दर प्रोसेसिंग, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3। क्या सक्सेसिव प्रोसेसेस भी हो सकते हैं? ये सक्सेसिव प्रोसेसेस क्या होते हैं? एक के बाद दूसरा सक्सेसिव। अगर सक्सेसिव प्रोसेसेस हो तो प्रोसेस 1 की जो आउटपुट होगी वो प्रोसेस 2 का ब्रॉड डाउन होगा। क्लोन की डायग्राम ढूंढे जरा, क्वेश्चन नंबर 5 क्लोन। क्लोन 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 लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 5 डायग्राम। डिपार्टमेंट ए भी लिखा हुआ था यहाँ, जरा देखिए, देखा करें, सही रिवाइज करें। ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स है ना, यही बाद में डिस्टर्बिंग रह जाते हैं। डिपार्टमेंट ए था, डिपार्टमेंट ए में आउटपुट्स के नाम बोले, कोलन स्टिग्मा। स्टिग्मा की बहस नहीं है, कोलन कहाँ गया? क्या फिर वहां एक और मटेरियल वाई भी उसमें इनपुट हुआ? क्या कोलन इज अ इनपुट इन प्रोसेस बी? एंड फिर एक और इनपुट भी हुई मटेरियल वाई, फिर टोटल इनपुट से फिर हमने बाकी वर्किंग की। तो कुछ इसी तरह की चीज आप यहाँ भी पढ़ रहे हैं। आ जाए जरा पेज नंबर 42 पे, पेज फुल करो, फर्स्ट लाइन से शुरू कर। मैं साथ वो कहता है कैस्ट्रॉल इज एन इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट which is formed by subjecting crude chemicals, raw chemicals to successive processes. Successive का मतलब होता है एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा एंड सो ऑन, लेकिन यहाँ 2 है। अगर 5 सक्सेसिव प्रोसेसेस हो तो एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, 5। चौथे प्रोसेस की उस केस में जो आउटपुट होगी वो 5 में, लेकिन इनपुट होगी। The output of process 1 is transferred to process 2 where other chemicals are added. Where other chemicals are added?
अदर मटेरियल भी ऐड हो रहा है। द प्रोसेस 1 and 2 वर एज फॉलोज। डाटा बिल्कुल सिंपल सा है, एक इनिशियली ताकि जरा मेन कॉन्सेप्ट पे बात हो जाए फर्दर। प्रोसेस 1 में मटेरियल है 3000 के साथ LBS इज एन एब्रिविएशन ऑफ पाउंड्स। ये केजीज भी होते हैं, पाउंड्स भी होते हैं, लीटर्स भी होते हैं, तो पाउंड्स को एब्रिविएशन में LBS लिखा है। आइडिया है? बट एट द रेट ऑफ 0.25 पर पाउंड, लेबर रुपीज दिए हैं 120, प्रोसेस प्लांट टाइम क्या हो सकता है? प्रोसेस प्लांट टाइम ओवरहेड साइकिल, प्लांट ने ऑपरेट होना 12 घंटे ऑपरेट हुआ है और कितने रेट से? 20 रुपए, 20 रुपए पर आवर। फिर प्रोसेस 2 का डाटा दिया हुआ है, मटेरियल 2000 पाउंड्स एट द रेट ऑफ 0.4 रुपीज पर पाउंड, लेबर 84 रुपीज, प्रोसेस प्लांट टाइम 20 आवर्स एट द रेट ऑफ 13.5 आवर्स रुपीज पर आवर। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट लाइन अंडरलाइन करना, अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स, factory overheads for the period amounting to rupees 357 and is to be allocated to the processes on the basis of labor cost। किसको किसकी बेस पे एलोकेट करना है? अदर प्रोडक्शन ओवरहेड 357 है, किसकी बेस पे कहां कहां जाना है? कहां कहां जाना है? प्रोसेस 1 और 2 में लेबर कॉस्ट की बेस पे एलोकेट करना है। कैसे करें? कैलकुलेटर उठाएं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। 357 को लेबर कॉस्ट की बेस पे एलोकेट करने का पहला काम, एक काम करना चाहिए, यहाँ रिवाइज कर लेना मेरा ख्याल, इस तरह की चीजें बहुत दफा आनी है। पीछे रजिस्टर में जाए, क्वेश्चन नंबर 3 ढूंढे बाइनरी। बाइनरी की बाइनरी वाले क्वेश्चन में वर्किंग नंबर 5 में आए है 5, इसकी कोई हेडिंग होगी सेलिंग एडमन। क्वेश्चन जरा एक नजर देखें, ढूंढ के बताएं पेज नंबर क्या है क्वेश्चन का। 19 नंबर पेज पे लास्ट पॉइंट पढ़े। पेज नंबर 19 लास्ट सेंटेंस रिक्वायरमेंट्स ऊपर पढ़िएगा, बोलिएगा जरा। सेलिंग एडमन एक्सपेंसेस आर एलोकेटेड to all main products on the basis of sale values। अब वर्किंग 5 में देखिए क्या किया है, नहीं क्या किया, पहला स्टेप सेल्स का सम किया था। ढूंढने जरा फिगर्स कहां से आएंगे, एक ही सेल ढूंढे आंसर में कहीं, डिवाइडेड बाय क्या किया है, टोटल सेल, और मल्टीप्लाइड बाय 25 लाख। आता है याद? बोर्ड पे देखें, यहाँ क्या करेंगे, ना ना, हाँ ठीक है, 84 डिवाइडेड बाय टोटल लेबर कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 357। वहां किसको किसकी बेस पे, सेलिंग एडमन एक्सपेंसेस को सेल की बेस पे, यहाँ किसको किसकी बेस पे, अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स को लेबर कॉस्ट की बेस पे एलोकेट करना है। आई होप के बाद कुछ क्लियरली करवा सकते हैं आप, करवा दें। प्रोसेस ए में कैसे वर्किंग करूं? नहीं बेटा, वो तो प्रोसेस हुआ यार, 84 बोली जा रही है ना, करो यार, क्यों गलत करवाना है यार। 120 डिवाइड बाय 204 कहां से आ गया है, टोटल लेबर कॉस्ट 204 डिवाइड बाय 204 मल्टीप्लाइड बाय, कोई एक वर्किंग लिख ले प्रोसेस 1 के सामने। व्हाट इज 210 allocated other production overheads to process 1। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके, इन्वॉल्व आ करें काइंडली। आपकी तरफ से खतरनाक सवाल मुझे हमेशा एक्सपेक्टेड रहता है, रिपीट कर दें। और नौजवान 204 ढूंढ रहे हैं कहां से आया, ढूंढिए जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज, 210 एंड सिमिलरली दूसरा भी कर देंगे। दूसरा वैसे कैसे करेंगे, फिगर्स बोलना। 84 डिवाइडेड बाय 210
210, 84 divided by 204 and multiplied by 357. इंशाल्लाह फिगर आप बता देंगे। आगे बढ़े, क्वेश्चन कंप्लीट करें। Then वो कहता है normal output of process 1 is 80% of input। सेंटेंस की ट्रांसलेशन करें। इनपुट का 80% एक्सपेक्टेड आउटपुट है। इनपुट का 80% एक्सपेक्टेड आउटपुट है, ठीक है, छुपा वही हुआ है, लेकिन 80% एक्सपेक्टेड है कि आउटपुट होगी। अगर 100 यूनिट्स इन होंगे तो 80 की उम्मीद है कि आउटपुट हो, एक्सपेक्टेड है कि आउटपुट हो। एंड प्रोसेस 2 में कितने परसेंट? अब डेफिनेटली अगर हम इसे गौर से देखें तो शायद वही बात हमें पता भी चल गई है। प्रोसेस ए में, प्रोसेस 1 में 20% नॉर्मल लॉस है एंड प्रोसेस 2 में 10% नॉर्मल लॉस, सही। देन वो कहता है वेस्टेज फ्रॉम प्रोसेस 1 is sold for ₹0.2 per pound and that from process 2 is 0.3 per pound। ये क्या जी, वेस्टेज क्या चीज है? वेस्टेज लॉस नहीं, नॉर्मल या abnormal? वेस्टेज है नॉर्मल वेस्टेज या abnormal वेस्टेज? और यार वेस्टेज नॉर्मल कहां से बढ़ने वाली, खुद ही वेस्टेज दोनों कवर करेगी यार। और सभी लॉस चाहे वो हो या वो हो, वेस्टेज में कवर हो जाएगा। हाँ नॉर्मल वेस्टेज, abnormal वेस्टेज लिखा तो ठीक है। वेस्टेज लॉस नॉर्मल या abnormal? यार कमाल है यार, जो भी होगा अगर abnormal निकला है अच्छा तो वेस्टेज तो है ना यार। नॉर्मल वेस्टेज या वेस्टेज? चले वेस्टेज तो ठीक है, छोड़े ये तो टफ वर्ड है, वेस्टेज है। आगे दिया क्या, वेस्टेज का क्या दिया है? वेस्टेज की रिकवरी वैल्यू। आगे जाते हैं। देन वो कहता है आउटपुट फ्रॉम प्रोसेसेस वर एज फॉलोज। प्रोसेस 1 2300 pounds and 4000 pounds in process 2। once again आज शायद अभी there is no stock of work in process as at the beginning at the end of the period, अभी opening closing नहीं आ रहे work in process, and assume that underline कीजिएगा all available waste had been sold at prices indicated above। ये हमारी एक वैसे नॉर्मल अजम्पशन होगी कि जितनी भी वेस्टेज है वो अपनी रिकवरी वैल्यू पे फिर बिक जाएगी। अगर ये ना भी लिखा हो तो भी अज्यूम कि वेस्टेजेस अपनी रिकवरी वैल्यू पे बिक गई हैं, अनलेस ऑफ कोर्स कोई और चीज हमें पता चल जाए। रिक्वायरमेंट, you are required to show that how the above data would be recorded in the system of cost accounts by preparing the underline करने process account number 1 and 2, normal loss account and abnormal gain या loss account which is the situation in the questions। कैसे करना होता है, आज एक क्वेश्चन शुरू करें। ये डेटा हमारे सामने, हाउ टू सॉल्व, मेरे साथ साथ रहना है। यकीनन चीजें मुश्किल नहीं है, लेकिन पहली जरा वर्किंग मेरे साथ जरा सही तरह समझ के कर लीजिएगा। प्रोसेस अकाउंट 1 बनाए तो बिजनेस नेम बताया, कैस्ट्रॉल मेरा ख्याल बिजनेस नेम ही है। हाँ जी, ये प्रोडक्ट का नाम है सर, कैस्ट्रॉल इज एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, बिजनेस नेम ही है सर। प्रोसेस अकाउंट, प्रोसेस अकाउंट बनाते हुए कौन सा लेजर ज़हन में आना चाहिए? वर्क इन प्रोसेस अकाउंट बन रहा सर, हमेशा ये लेजर यूनिट्स और अमाउंट्स के एंगल से बनना है। यूनिट्स अमाउंट, आइडियल यही रहेगा कि अगर मुझे पूरा बनवा दें और मेरी बातें सुन लें, यहां तक फॉर्मेट बना लें, बाकी फिर क्वेश्चन में से पहले डाटा ढूंढेगा। ये ऑनलाइन स्टडी पहले स्टार्ट, ब्रॉड डाउन बताएं।
मटेरियल की क्वांटिटी बताएं। ये तो पाउंड्स है, तो मैंने ऊपर यूनिट हेडिंग लिख दी। इस क्वेश्चन में क्या चीज यूनिट है? पाउंड यूनिट। आई होप कि ये कोई बहस नहीं। रुपीस कैसे लिखूं? कैलकुलेटर पकड़े। 3000 पाउंड्स हैं एट द रेट ऑफ 0.25, 750 रुपीस की एंट्री बोल रहे। ना 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 ना, प्रोसेस अकाउंट डेबिट, मटेरियल क्रेडिट। ये कंज्यूम्ड है या परचेज्ड है? कंज्यूम्ड। लेबर लिखवाएं, 120 फिगर गिवन है सीधी। लेबर के पाउंड्स लिखवाएं। नहीं आर्स बेटा, लेकिन यूनिट्स के कॉलम में नहीं है, ये भी जरा सोच लें। आर्स यूनिट्स है, आर्स नहीं बना रहे हैं। अगर आर्स होते भी तो आर्स नहीं लिखने हैं। हाँ अगर आर्स होते और रेट होता तो हम वर्किंग कर लेते। क्या इन्हीं यूनिट्स पे ये कॉस्टिंग करो ये, तो इस कॉस्ट से यूनिट्स नहीं बढ़ेंगे, यही यूनिट्स कंप्लीट होंगे। हाँ जी, अब ये लेबर है उसने बताया, तो इसमें आती ही डायरेक्ट लेबर है, अनलेस हमें पता चल जाए इनडायरेक्ट लेबर है। और मैंने यहाँ लेबर वर्ड लिख लिया, ऑब्वियसली मैं शायद फैक्ट्री पेरोल की बात कर रहा हूँ और डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर होनी चाहिए। देन उसके बाद आगे ढूंढने कुछ और भी। अब प्रोसेस प्लांट टाइम पे कुछ ओवरहेड्स है, उसकी वर्किंग करवाएं। प्रोसेस प्लांट टाइम, उसका रेट दिया हुआ है 20 आवर्स है एट द रेट ऑफ, सॉरी 12 आवर्स एट द रेट ऑफ 20 रुपीज पर आवर। आंसर बताएं। 240। ये 12 आवर्स कहाँ लिखा यूनिट्स में? ये सिर्फ एक वर्किंग है। 240 की एंट्री सोच लें। अब ये कोई ओवरहेड्स अकाउंट होगा प्लांट टाइम का, बिजली का बिल है फॉर एग्जांपल, उसके बाद फिर एलोकेट हुआ है हमारे इस प्रोसेस वन पर 12 घंटे एट द रेट ऑफ 20 रुपए। ओवरहेड्स टाइप की, लेकिन टेबल के नीचे जाए जरा। अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी हैं, अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी हैं। अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स की आपने वर्किंग कर ली थी, रिपीट कर दें। 210, सॉरी वर्किंग 120 डिवाइड बाय 4 into 210, 357। आंसर इज 210। एनी कंफ्यूजन? लिखें यहाँ। नहीं इंशाल्लाह इसको अभी अब नॉर्मल गेम में कन्वर्ट करते हैं। ये क्लास का टाइम अगर 2 मिनट एक्स्ट्रा हो जाए तो एक्सपेक्टेड तो नहीं है वैसे। नहीं बेटा, आप अपने आप को इंडिविजुअली कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ बच्चे पढ़ाई के वाले से बहुत ज्यादा जज्बाती हैं। नहीं सर, ना ना ना, वक्त खतरनाक आ रहा है, आप इस समय कोई नहीं उठा लें। अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कभी आवाज नहीं आई है। कोई नहीं बेटा, क्या बच्चे जो पढ़ रहे हो तो नहीं का गिलता है कैलकुलेटर, जो हंस रहे होंगे तो बैग में। कोई नहीं, जो यूज करेगा बेटा उसी का हंसता हूँ। इस लेजर को बनाने का ना एक तरीका है काइंडली, तो अभी आगे ना करनी जाएगा, वैसे सुन रहा। मैंने पहले क्या किया, डेबिट साइड पूरी की है। अब अगला स्टेप क्या होगा, ठहर जाए कटे। अगर लिख ली वर्किंग तो बता दो, जानना स्टूडेंट्स लिख ली। क्रेडिट साइड पे सबसे पहले आप नॉर्मल लॉस की एक्सपेक्टेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ढूंढ के लिखा करेंगे। कोई बताया हुआ नॉर्मल लॉस ढूंढना? नॉर्मल लॉस की को परसेंटेज 80%, 80% दिया तो हुआ। क्या सेंटेंस है इसका मीनिंग बताइए। 80% आउटपुट एक्सपेक्टेड, तो फिर लॉस कितना एक्सपेक्टेड हुआ किसका? 3000 इनपुट का, 3000 इंटू
20%, आंसर 600। ठहरे बात पूरी करने तुमने। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड पे नॉर्मल लॉस आइडेंटिफाई करना। इस 600 के अलावा नहीं बेटा, एक मिनट चांस देना। इस 600 के अलावा एवरी अदर थिंग इन दिस लेजर इज एक्चुअल। ये मैंने एक्चुअल लिखा है, एक्सपेक्टेड लिखा है, इसके अलावा सब कुछ एक्चुअल आना। अब मुझे बताए आउटपुट कितनी है, कैलकुलेटर पकड़े, एक्सपेक्टेड आउटपुट बताएं, एक्सपेक्टेड आउटपुट बताएं 3000 इंटू 80%, 2400। अब मैं 2400 यहां लिखूं या एक्चुअल मींस 2300 लिखूं? एवरी अदर थिंग इज एक्चुअल, सिर्फ नॉर्मल लॉस इज एक्सपेक्टेड। वो भी क्यों? ताकि बैलेंसिंग फिगर पता चले। अच्छा वर्किंग आपने कर ली है शायद, 2400 नजर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 2400 यूनिट्स एक्सपेक्टेड थे, तो 2300 फिर क्या है? तो 100 फिर गेन हुआ। व्हाट इज एक्चुअल लॉस? हिम्मत 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 हिम्मत। कैसे? 3000 इनपुट है, 2300 आउटपुट है, ओपनिंग क्लोजिंग है नहीं, तो 700 एक्चुअल लॉस बनता है। तो मैंने तो 600 लिखा। मैं अगर एक्सपेक्टेड लिखूंगा तभी बैलेंसिंग फिगर आएगी। तो नॉर्मल लॉस के अलावा एवरीथिंग इज एक्चुअल। बताएं क्या लिखें? 2300। अब 2300 क्या चीज है? नहीं, फिनिश गुड्स सही वर्ड नहीं है। इस प्रोसेस 1 की फिनिश गुड्स है, लेकिन क्या इस प्रोसेस 1 से चीजें प्रोसेस 2 में जानी है? तो यहाँ फिनिश गुड्स रेफरेंस जरा मुनासिब नहीं है, यहाँ शायद नहीं, सेमी फिनिश भी नहीं है। प्रोसेस 1 के एंगल से आउटपुट है, प्रोसेस 1 की फिनिश गुड्स है, लेकिन ये फाइनल फिनिश गुड्स नहीं है, ये शायद आउटपुट ऑफ प्रोसेस 2 है which becomes input of process, sorry output of process 1 है which becomes input of process 2। इसकी डबल एंट्री शायद होनी चाहिए, प्रोसेस 2 डेबिट, प्रोसेस 1 क्रेडिट। फिनिश गुड्स क्यों नहीं लिख रहा है यहाँ? अभी इन्होंने फिनिश गुड्स स्टोर रूम में नहीं जाना, इन्होंने पहले सक्सेसिव प्रोसेस 2 में जाके फिर फिनिश होके वहां से जाना। लेकिन ये भी क्लियर रखें, क्या ये इस प्रोसेस की फिनिश गुड्स है? लेकिन अभी इन्होंने फिनिश गुड्स स्टोर रूम में नहीं जाना, अगले प्रोसेस में जाना। तो मैंने रेफरेंस लिखा है अकॉर्डिंगली डबल एंट्री का। क्या एंट्री लिखना चाह रहा हूं? प्रोसेस 2 डेबिट, प्रोसेस 1 क्रेडिट। ठीक है सर? तो सबसे पहले आपने एक्सपेक्टेड लॉस लिख के क्वांटिटीज पूरी करनी है। सीडी अभी नहीं है, नहीं, एक मिनट। फिर लेजर ऑफ क्वांटिटी पहले बैलेंस कर लिया करें। अरे यहां तक जरा पहले क्वांटिटीज का कॉलम क्रेडिट साइड पे पूरा कर लिया करें। अब लिख लग रहा और मुझे बैलेंसिंग फिगर बता दो। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज साथ है। बेटा जब अमाउंट्स लिखेंगे तो आ जाएगी नहीं यार, अमाउंट तो अभी सबकी आनी है यार। यार क्वांटिटी पूरी कर ले यार। फर्स्ट स्टेप प्लीज बैलेंस द क्वांटिटीज। आता है कोई डिफरेंस? किधर कितना? क्रेडिट साइड पे कितना यार? क्या आ गया? लॉजिकली भी क्लियर है कि ये नॉर्मल लॉस ही है। क्यों? एक्चुअल लॉस 700, एक्सपेक्टेड above expected 100, above expected 100। एनी कंफ्यूजन सर? देन अगला स्टेप सुने। इसके बाद फिर आपने क्रेडिट साइड की अमाउंट्स पूरी करनी है, लेकिन उसमें सबसे पहला डिसीजन लेना है नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू इफ एनी है। भी नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू
0.2 लूं या 0.3 लूं? वो क्यों? प्रोसेस 1 में वेस्टेज की रिकवरी वैल्यू 0.2, हाउ मच क्वांटिटी? 600 into 0.2, 120 जहन में रख के जरा डबल एंट्री बोलने की कोशिश करें। ना 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 ना, यहाँ भी कैश वाली नहीं है। नॉर्मल लॉस डेबिट, प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट, कैश वाली एंट्री नॉर्मल लॉस के लेजर में रिकॉर्ड करेंगे। दोबारा लेजर देखें, कौन कौन सी अमाउंट रह गई हैं आउटपुट की और एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट रह गई है। क्या दोनों पे कॉस्ट आती है? देन कैसे कॉस्ट निकालें? लेजर के नीचे आ जाएं, पर यूनिट निकालें। क्या पर यूनिट की बारी लेजर में आ गई थी? जब कॉस्ट एलोकेशन रह जाए तो देन अपने पर यूनिट की तरफ आना। पर यूनिट निकालने का तरीका रिवाइज करें जहन में। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लेजर में किधर से मिलेगी? ढूंढे जमा करना पड़ेगा। किस को जमा करना पड़ेगा? 750 प्लस 120 प्लस 240 प्लस 210। डेफिनेटली आप टोटल करके लिख सकते हैं, मैंने आपके कैसे इकट्ठी की है। 1320 याद आएगा क्या? 1320 का नाम बताएं। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मटेरियल, लेबर ओवरहेड्स जमा हो रहे हैं। डन है सर। कहां से खर्चा आया करेगा? डेबिट साइड ऑफ लेजर। रिकवरी वैल्यू कोई है? कहां है? क्रेडिट साइड पे। माइनस करूं या प्लस करूं? -120। बेस बनवाएं, फाइनल बोलिएगा। 2300 प्लस 100। बेस में कौन से यूनिट्स लिखने हैं जिन पे कॉस्ट आनी है? प्लस क्यों करवा दिया है? क्रेडिट अमाउंट ऐड हो गए। रेट बताओ। 0.5 पर पाउंड, पर यूनिट। ठीक है जी। ऑनलाइन स्टूडेंट से इकट्ठे। लास्ट स्टेप सर, कॉस्ट एलोकेशन का तरीका फाइनल करवा दें। किस पे कॉस्ट? प्रोसेस 2 में जो यूनिट्स आ रहे हैं उनकी क्वांटिटी है 2300 मल्टीप्लाइड बाय 0.5। कहाँ देख के लिख रहा हूँ? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। और एबनॉर्मल और स्टैंडर्ड यूनिट्स इनटू 0.5। ये जो लोग FA1 के साथ कॉस्ट पढ़ रहे हैं, तो बात बन रही है या मैं अकेला ही लगाऊं? नहीं, कुछ साथ साथ चल रहा है काम, तो इम्पॉसिबल तो नहीं हो रहा? और डेफिनेटली बेटा जो कॉस्ट के साथ FA2 के साथ पढ़े ना, आप लोगों के लिए इतना इशू नहीं है। आपकी बात मैंने इसलिए नहीं की है क्योंकि आप, मेरा नहीं ख्याल, एक दफा आई कैप हॉल का अगर चक्कर लग जाए ना FA1 के पेपर में तो काफी जरा इंसान मेच्योर हो जाता है। ये बच्चे जो PRC से आते हैं ना, इनका जरा खतरा ज्यादा है। बहरहाल सीरियस, टू बी ऑन सीरियस नोट, नहीं मैंने सीरियसली पूछा, चल रही बात की नहीं। आई होप कि अगर साथ साथ कोशिश की जाए तो इतना भी इम्पॉसिबल नहीं है। आंसर बताइए। 11, 50 and 50। प्लेस द फिगर्स वेयर दे शुड बी। लिखें कहाँ कहाँ? 1150 2300 यूनिट्स की कॉस्ट आ गई और 50 रुपीज किसकी क्या आ गई? नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू आ गई, कॉस्ट आ गई। अब नॉर्मल लॉस का 50 लेजर के अंदर देख के एक डबल एंट्री बोले। अब नॉर्मल लॉस डेबिट प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट एट कॉस्ट, इसकी रिकवरी वैल्यू अगर होगी तो कहाँ आएगी? उसके लेजर में, अब नॉर्मल लॉस के लेजर में।
ओके सर, टोटल्स के लिए दोनों साइड हो गए 1320, जस्ट लाइक एनी बैलेंस, एनी लेजर, सॉरी, जस्ट लाइक एनी लेजर, दोनों साइड्स का टोटल अप्रोक्सीमेटली बराबर होगा, सॉरी 3000। ओके जी प्लीज। देन डेफिनेटली लॉसेस के लेजर्स भी हैं, लेकिन उससे पहले प्रोसेस 1 का बन गया, जरा प्रोसेस 2 का बने, लॉसेस पे फिर एक दफे चलते हैं। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज साथ साथ है। रहने दे स्केल सर, जाने दे गुस्सा यार, खुदा फिर यार कमल तकरीबन सीधी लाइन लगा के बात खत्म करिए, अच्छा लग रहा है। चलो ठीक है। नोटेड है सर। ये इस प्रोसेस में एक गलती का खदशा है, स्टार्ट ने मेरे साथ ब्रॉड डाउन बताया, ब्रॉड डाउन, ब्रॉड डाउन यार, ब्रॉड डाउन, ब्रॉड डाउन, ब्रॉड डाउन कहते किसे? कैरी डाउन ऑफ लास्ट अकाउंटिंग पीरियड। इसी प्रोसेस 2 में अगर पिछले पीरियड में कोई गुड्स बन रही होती तो लास्ट ईयर का सीडी ऑफ प्रोसेस 2 बिकम्स ओपनिंग ऑफ द प्रोसेस 2। 2300 ढूंढे पिछले प्रोसेस में, इससे प्रोसेस 2 में नहीं आ रहा। इनपुट बन के आना है या ब्रॉड डाउन बन के आना है? ये डबल एंट्री है या बीडी है? ये पोलन डिपार्टमेंट बी में टाइप जा रहा है, रेफरेंस बीडी के सामने लिखूं इसे या प्रोसेस 1 क्या रेफरेंस लिखूं? एक डबल एंट्री दोबारा बोले 2300 सामने सामने रखते हैं, क्वांटिटी लिखवाएं। क्या ये 2300 अपने साथ 1150 रुपीज की कॉस्ट लेके आए हैं? कहां से लेके आए हैं? ये तो डबल हो जाएगी। मेरा ख्याल है ये बीडी है, गलत करवा दिया आपने। ये कॉन्फिडेंट जो आप कर रहे हैं ये इस पीरियड की डबल एंट्री है या ये 2300 यूनिट्स पिछले पीरियड से इस पीरियड में आए हैं? ये पिछले प्रोसेस से आए हैं या पिछले पीरियड से आए हैं? एक ही चीज के दो नाम है, प्रीवियस प्रोसेस से ही आए हैं, प्रीवियस पीरियड से नहीं आए। अगर प्रीवियस पीरियड से ये नेक्स्ट पीरियड में आए होते तो ब्रॉड डाउन के तौर पे लिखते, लेकिन ये तो प्रीवियस डिपार्टमेंट से हैं। किस पीरियड में आए हैं? इसी पीरियड में आए, कहां से कहां आए? क्लियर है बट्स? अब आए प्रोसेस 2 पे। किसने बताया तो नहीं वैसे कि प्रोसेस 2 में आए? पढ़े सवाल, कहां लिखा? नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा, बताया नहीं, नहीं उसने ऊपर बताया, वो बेटा बताया भी। The output of process 1 is transferred to process 2। सही क्लियर कर लीजिएगा, ये मैंने जितनी बातें आपके सामने की हैं ये अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से की हैं, और पास्ट एक्सपीरियंस आप जैसे नौजवानों के साथ ही रह के मेरा हुआ है, और काफी मुझे बाद में मुश्किलात पेश आई समझाते हुए। ब्रॉड डाउन भी तो इस यही होता है, ब्रॉड डाउन है या इनपुट है? क्लियर हो गया? चलिए अब डिपार्टमेंट 2 शुरू हो गया, नेक्स्ट लिखवाएंगे।
वो अभी कौन सा मटेरियल आ गया यार, लग तो गया है। नया मटेरियल कैसे लग सकता है? लग गया है, सकता तो छोड़ दे। लग गया। कितने यूनिट्स लगे? कितने पाउंड और ऐड हुए? 2000। क्वांटिटी रेट से मल्टीप्लाई करें कैसे? 2000 इंटू 0.4। अच्छा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको पोलन सीड्स दिखाए हैं, ये उसी जैसी गेम हो रही है। मटेरियल वाई ऐड हुआ था, यहाँ भी पोलन की जगह और मटेरियल वही है। टोटल इनपुट कितनी हो गई अब? 2300 इनपुट है या 2000? दोबारा एक सेकंड क्लोन में जाए, जल्दी भागते जाए। क्लोन की डायग्राम, क्लोन की डायग्राम। नॉर्मल लॉस आपने निकाला था एक डिपार्टमेंट बी में 4% ऑफ इनपुट करके। इनपुट क्वांटिटी बताएं कैसे आई है? कोलन प्लस मटेरियल वाई 4 to 900 प्लस 12000 आई थिंक। अप्लाई करें यहाँ। अब इनपुट यहाँ कितनी हो गई है? 2300 जमा 2000, 4300। ठीक है, आगे चलें। बाकी कंप्लीट करें, आप डेबिट साइड पूरी करें। फिगर्स गिवन, लेबर है 84, प्लांट टाइम है आवर्स उसके हैं 20 आवर्स नहीं, आवर्स 20 आवर्स एट द रेट ऑफ 13.5 270। अदर प्रोडक्शन यूनिट्स 147। वर्किंग लिख लीजिएगा दोबारा। 84 डिवाइड बाय 204 मल्टीप्लाइड बाय 357। जी ऑनलाइन ठीक है। अच्छा, जरा क्रेडिट साइड खुद से जरा बनाने की कोशिश करें। क्रेडिट साइड बन गई, डेबिट साइड में डेबिट साइड बन गई शायद। मटेरियल ओवरहेड्स पूरे हो गए। नॉर्मल लॉस को एक्सपेक्टेड था इसमें? किसका कितने परसेंट? इनपुट का 10%। सबको पता कैसे है? इनपुट कितनी? 4300 कैसे बना दिए? 2000 जमा 2300 जमा 2000 इंटू 10%। हमेशा नॉर्मल लॉस के सामने एक्सपेक्टेड यूनिट्स आने हैं। रिकवरी वैल्यू तो बड़ा दूर की बात अभी। देन उसके बाद कोई फिनिश गुड्स लिखूं या प्रोसेस 3 लिखूं? प्रोसेस 3 भी हो सकता है, हो सकता है, लेकिन है नहीं। दो प्रोसेस है। अब दूसरे प्रोसेस में जब गुड्स कंप्लीट हो जाएंगी तो फिनिश गुड्स बन जाएंगे। कितनी क्वांटिटी? एक्सपेक्टेड लिखूं या एक्चुअल लिखूं? सिर्फ क्या एक्सपेक्टेड? सीडी बताएं। और सीडी भाईजान, सीडी 0। अमाउंट से पहले यूनिट्स को बैलेंस करें। बैलेंसिंग फिगर बता। 130। कौन सी साइड का टोटल पहले होता है? जो बोर्ड पे आ जाए बता दें, किधर लिखे? जान दे यार। टोटल 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 कैरेक्टर ज्यादा होगी ये। 4430 मेरा ख्याल 4430।
गेन आ रहा है लॉस आ रहा है? क्रेडिट बैलेंस आ रहा है डेबिट बैलेंस आ रहा है? हो रहा है बैलेंस 130। डेबिट साइड की क्वांटिटी का टोटल कितना है? नहीं बता, डेबिट साइड की क्वांटिटी का टोटल क्या है? 4300 था क्रेडिट साइड का टोटल 4430। कौन सी साइड कितने से ज्यादा है? क्रेडिट साइड 130 ज्यादा है। डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट साइड पे लिखा है। बात एक ही है, नहीं है। क्रेडिट बैलेंस है डेबिट बैलेंस है? ज्यादा यूनिट बन गए कम बने? ज्यादा बन गए कम बन गए? कैलकुलेटर पकड़े जरा। 4300 लिखे जरा इनपुट, ये इनपुट फाइनल नहीं थी 4300। इसको जरा मल्टीप्लाई बाय 90% करें जरा। इस फिगर का मीनिंग बताएं। 3870 का मीनिंग, ये एक्सपेक्टेड क्वांटिटी आउटपुट की बननी चाहिए थी। बोर्ड में ढूंढे कितनी बनी हुई है, कितने ज्यादा यूनिट बन गए हैं, तो वही 130 बेटा नॉर्मल गेन। क्लियर? दोबारा लेजर देखें, गौर से देखें, एक्चुअल लॉस बताएं। एक्चुअल लॉस बताएं। 430। एक्चुअल लॉस बताएं। 430 बताएं क्या है? एक्सपेक्टेड लॉस, एक्सपेक्टेड लॉस 430। 130 क्या है? रिडक्शन इन एक्सपेक्टेड लॉस। एक्चुअल लॉस कितना है? एक्चुअल लॉस, एक्चुअल लॉस 300 या 430 लॉस एक्सपेक्टेड था, 130 लॉस नहीं हुआ। बैलेंसिंग फिगर आ गई 560, और जमा कर लें यार 560। व्हाट इज 430? एक्सपेक्टेड लॉस। व्हाट इज 130? नॉर्मल गेन, रिडक्शन इन नॉर्मल लॉस। व्हाट इज एक्चुअल लॉस? एक्चुअल लॉस नजर क्यों नहीं आ रहा? अगर हम एक्चुअल लॉस 300 लिख लेते तो परफॉर्मेंस इवेल्युएशन नहीं हो पानी थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अभी भी नजर आ रहा है, लेकिन एज अ डिडक्शन फ्रॉम 430 माइनस 130। डन है प्लीज? नेक्स्ट स्टेप बताइए। लेजर ना ना नो नो कॉस्ट एलोकेशन प्लीज, नो 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 नो। रिकवरी वैल्यू नॉर्मल लॉस ढूंढे कैसे? 430। प्रोसेस 2 की लॉस की परसेंटेज क्या है? प्रोसेस 2 की लॉस की परसेंटेज 0.5 0.3। आंसर 129 की एंट्री प्लीज बोले। अब बताएं क्या रह गया है? एलोकेशन से पहले क्या होना है? पर यूनिट की वर्किंग करवा दें। अच्छा इन चीजों को सीरियस नहीं प्लीज, अभी साथ रहे, अभी रहने दें। वर्किंग करवाएं, बताएं कहां से शुरू करूं? डेबिट साइड की फिगर बोलना शुरू करें। स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट साइड, स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट पहली फिगर कौन सी? रिपीट कर दें। लेवल 150 जमा 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 प्लस प्लस 130 यार, तो ये भी तो डेबिट साइड पे 130। शुक्र है यार, वो यूनिट्स है। माइनस 129 रुपीस की बहस हो रही है। बेस बनवा दें। बेस बनवा दें और 1000 माइनस, याद आ जाएगा प्लीज। अब नॉर्मल गेन है भाई, क्रेडिट फिगर, आंसर 0.6।
जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है प्लीज। जी शायद ऐसा, अगर एक्चुअल लॉस आप लेंगे तो परफॉर्मेंस इवेल्युएशन नहीं हो सकेगी, पता नहीं चलेगा कि एक्सपेक्टेशन से ज्यादा लॉस हुआ या कम हुआ। तो एक्सपेक्टेड लॉस पहले लिखेंगे ताकि परफॉर्मेंस इवेल्युएशन हो सके, बैलेंसिंग फिगर आ सके। ठीक है शायद सर जी, वर्किंग करें सर। 0.6 अब आ गया, इसका क्या करना है, बेस देखें, वर्किंग करें। $4,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.6, 2400 रुपया। एंड abnormal gain 130 into 0.6 is equal to 78. Place the figures. $2,400 and 78 जी, दोनों साइड्स का टोटल करना, कंप्लीट कर लेंगे सर। क्या इक्वल होना लेजर सरप्राइजिंग न्यूज है? परपेचुअल, अच्छा प्रोफेशनल। ये टोटल बताइएगा जी, किधर लिखा पहले, वो क्यों टोटल में सेम हुआ भैया 2529। ये ना हो कि अगली बातें सुनते हुए पिछली बातें से निकाल दें। प्लीज ये लेजर्स बना हुआ, लेजर बने हुए हैं, कौन कौन से इकट्ठे, यूनिट्स के और अमाउंट के इकट्ठे, बस। नहीं प्रोसेस 1 का और 2 का तो लेजर ही बना हुआ यार। ये किस प्रोसेस का लेजर है? प्रोसेस 2 का। पहले किसका बनाया था? तो क्या हर प्रोसेस का अलग लेजर होगा? इंशाल्लाह यार, इंशाल्लाह। रिक्वायरमेंट देखें यार, कौन सा लेजर हो गया, कौन कौन सा, 1 और 2 हो गया, लेकिन अब नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस और गेन नहीं, हमारे गेन भी आए हुए, लॉस भी आए हुए। लेजर्स कौन है सर? 3। ये जो लॉसेस के लेजर हैं, ये प्रोसेस वाइज बनाने की जरूरत नहीं है। लॉसेस के लेजर पूरे क्वेश्चन में एक होंगे, मीन्स से नॉर्मल प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, अब नॉर्मल लॉस इफ एनी इन प्रोसेस 1 2 वगैरह इकट्ठा हो जाएगा। तो 3 लेजर्स बाय द नेम ऑफ नॉर्मल लॉस, abnormal loss and abnormal gain. यूनिट्स और अमाउंट्स के साथ बनाने हैं। नॉर्मल लॉस, abnormal loss, abnormal gain, units, amount। बीडीज ढूंढे जिनके, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द ये लेजर, बीडीज नहीं है नहीं, होते नहीं। अपने प्रोसेस अकाउंट 1 को देखना जरा, प्रोसेस अकाउंट 1 में नॉर्मल लॉस वर्ड दे के डबल एंट्री बोल दें, नॉर्मल लॉस डेबिट प्रोसेस 1 क्रेडिट क्वांटिटी और अमाउंट बता दें।
600 120 एंट्री बोल के लिखेंगे तो ठीक है, वरना पोस्टिंग एरर हो जाना है। प्रोसेस 1 ही पहला पूरा कर लें, उसमें एबनॉर्मल लॉस भी नजर आ रहा है, डबल एंट्री बोलें। प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट एबनॉर्मल लॉस डेबिट बाय 100 यूनिट्स 50 रुपीज। डन है सर। प्रोसेस 2 में आ जाएं। प्रोसेस 2 में भी नॉर्मल लॉस, एंट्री बोलें। नॉर्मल लॉस डेबिट प्रोसेस 2 क्रेडिट 430 अगेंस्ट 129। प्रोसेस 2 में एबनॉर्मल लॉस बताएं, एबनॉर्मल गेन की एंट्री बताएं। हिम्मत जवानो, हिम्मत 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 जवानो। प्रोसेस अकाउंट डेबिट एबनॉर्मल गेन क्रेडिट प्रोसेस 2 रेफरेंस आएगा। क्वांटिटी बताएं, अमाउंट बताएं। तो इनिशियली पहला काम ये है कि जो लेजर्स में लॉसेस आ रहे होंगे उनके सेकंड इफेक्ट लिखें। ठीक है जी। अब ये जो सेकंड इफेक्ट्स हमारे सामने आ गए, अब इनको लेजर्स को, इन सेकंड इफेक्ट्स को लेजर्स में फाइनल करवाना है। तरीका गौर से सुनिएगा, कोई नई बात नहीं, कल होगी सारी बातें, और जो रह गई थी वो आज कंप्लीट होगी। नॉर्मल लॉस का लेजर देखें। अब इसमें प्रोसेस 1 वाला भी नॉर्मल लॉस है और प्रोसेस 2 वाला भी, लेकिन डिसीजन आप प्रोसेस वाइज ही लेंगे। कैसे? प्रोसेस 1 में क्या वाकई 600 यूनिट्स लॉस हुए हैं? टोटल कितने हुए हैं? 700। लेकिन ब्रेकअप क्या है? 600 100। क्या 600 यूनिट्स अगर नॉर्मल लॉस के बिक जाएं तो कैश डेबिट नॉर्मल लॉस क्रेडिट हो जाएगा? बोल दें एंट्री जरा। कितने यूनिट्स बिक जाएंगे? कितने के बिक जाएंगे? डेबिट साइड पे भी रिकवरी वैल्यू है, क्रेडिट साइड पे भी रिकवरी वैल्यू है। जिन लेजर्स में, जिन प्रोसेसेस में, वर्ड सुने मेरे, जिन प्रोसेसेस में एबनॉर्मल गेन नहीं है उन प्रोसेसेस में नॉर्मल लॉस में कभी बैलेंस नहीं आएगा। अब नॉर्मल लॉस के लेजर में बैलेंस सिर्फ तब आएगा अगर एबनॉर्मल गेन हो जाए। उसकी क्या वजह होगी? क्योंकि एक्सपेक्टेशन से कम यूनिट्स लॉस होके बिकेंगे। कौन से प्रोसेसेस का नॉर्मल लॉस हमेशा बैलेंस हो जाएगा? जिनमें एबनॉर्मल गेन नहीं होगा। डन है सर? डन है सर। प्रोसेस 1 में ही रहे लेकिन एबनॉर्मल लॉस के लेजर में आ जाए। एबनॉर्मल लॉस के लेजर में कितने यूनिट्स लिखे हुए हैं? क्या ये 100 भी एक्चुअल लॉस है? क्या ये 100 भी एक्चुअल लॉस है? प्रोसेस 1 में एक्चुअल लॉस है कितना? 600 भी एक्चुअल हुआ है और 100 एक्स्ट्रा भी हो गया है। इन 100 के सामने 50 क्या लिखा हुआ है? इन 100 के सामने 50 वहां क्या लिखा हुआ है? कॉस्ट लिखी हुई है, और ये कॉस्ट पे ही बिक जाएंगे। हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है। रिकवरी वैल्यू ऑफ लॉस कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द कॉस्ट। तो क्या 50 के सामने फिर 50 लिख के एंट्री कर दूं? अब यहाँ क्या ढूंढूं कि लॉस बिकता है तो कितने का बिकता है? तो अपना सवाल देखें, क्या लॉस ऑफ प्रोसेस 1 की कोई रिकवरी वैल्यू है? वो तो नॉर्मल लॉस की है, वो वेस्टेज की है। तो वेस्टेज में लॉस नॉर्मल भी कवर हो जाएगा, अब नॉर्मल भी कवर हो जाएगा। अगर हमें पता ना चले, वैसे तो यहाँ क्लियर है कि वेस्टेज कह रहा है, ऐसी है। तो वेस्टेज में नॉर्मल है या अब नॉर्मल है? वेस्टेज ऑफ प्रोसेस 1 इज सोल्ड एट द रेट ऑफ 0.2 पर पाउंड। तो 100 यूनिट्स अब नॉर्मल लॉस है, 0.2 से मल्टीप्लाई कर लें, अमाउंट बता दें, एंट्री बता दें, कितने यूनिट्स बेच के ये 20 आएगा, 50 आएगा। 50 क्या है?
इन 100 यूनिट्स की कॉस्ट है, लेकिन इसके अगेंस्ट मिलेगा कितना? 0.220। पूरी एंट्री क्या बनी? कैश डेबिट, एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट। क्या एबनॉर्मल लॉस को कॉस्ट एलोकेट होती है? मैंने तो नहीं की, कहाँ है? और एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट में से रिकवरी वैल्यू नेट होती है। नेट होके कितना लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा? इसको कर ले बैलेंस वाइंड अप करने से। दैट इज नाउ नेट लॉस डेबिट बैलेंस जब प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाए। यूनिट्स बैलेंस हो जाएंगे आपके। अगर हमारी वर्किंग सही है तो यूनिट्स में डिफरेंस नहीं आना चाहिए। 30 प्रॉफिट एंड लॉस में नेट लॉस चला जाए। इज इट अ डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस? हिम्मत हिम्मत जवानो हिम्मत। डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस है। जब दिल करता डेबिट हो जाता है। वाई डेबिट बैलेंस? डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था, 50 और 20। बस करें सर, जाना दे गुस्सा। अब किसी और भाई से बात हो रही मोबाइल पे? सॉरी नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने मुझे मेरा ख्याल था 4 साल से बात हो रही है, मैंने नजर भी नहीं करने नहीं करनी तो करनी। जी सर, प्रोसेस 1 की बहस कंप्लीट हो गई। अब आ जाए दोबारा नॉर्मल लॉस सामने रख लें और क्वेश्चन में डाटा प्रोसेस 2 का सामने रखना। रेडी सर? नॉर्मल लॉस के लेजर में डेबिट साइड पे कितने यूनिट्स मौजूद हैं? अब जाने दे यार, 1000 कहाँ है? अभी तो तकरीबन 35 मिनट पड़े अभी से। और क्या जाने दे, प्रोसेस 2 के यार तो गाँव नहीं गया। प्रोसेस 2 के नॉर्मल लॉस के कितने यूनिट्स पड़े हैं? अब प्रोसेस 2 का जरा लेजर दोबारा सामने रखें। प्रोसेस 2 में लॉस हुआ कितना है? तो 430 बेच देंगे। 430 बिक सकते थे अगर पूरा नॉर्मल लॉस होता, लेकिन नॉर्मल लॉस हुआ कितना है? नॉर्मल लॉस हुआ कितना है? क्या 300 यूनिट बिकेंगे? एक यूनिट का रिकवरी वैल्यू का रेट बताएं। 0.3 प्रोसेस 2 की बहस शुरू हो गई है। 30 कैलकुलेटर पे लिखें, मल्टीप्लाइड बाय 0.3 कर दें। सॉरी 300 कैलकुलेटर पे लिखें। 90 की एंट्री प्लीज बोलें। बोर्ड पे देखें, ये डेबिट और क्रेडिट साइड मैच क्यों नहीं हो रही? एक्सपेक्टेड लॉस था, एक्चुअल लॉस कम हुआ है। क्या नॉर्मल लॉस के लेजर में बैलेंसिंग फिगर आ सकती है? सिर्फ कब? सिर्फ किस प्रोसेस की वजह से? जिस प्रोसेस में गेन हुआ। लिखें और एंट्री बोल के लिखें। 300 कहां से आया? सोचा है। 430 एक्सपेक्टेड था, 130 लॉस नहीं हुआ है। कितना एक्चुअल हुआ होगा वही बिकेगा। और किस रेट पे? 0.3 पे इस क्वेश्चन के मुताबिक। वर्किंग लिखना है यार। 300 इंटू 0.3। ऊपर कैसे हुई थी 120 की? वो तो खैर पहले भी शायद मल्टीप्लाई होगा। रिकवरी वैल्यू ढूंढ लीजिएगा प्लीज, 0.2 और 0.3। वेस्टेज ऑफ प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2। जी ऑनलाइन स्टूडेंट इकट्ठे यहाँ पे। एनी कंफ्यूजन? देन बेटा लास्ट टाइम तक ट्राई करें, क्या होगा। पहले कौन सा लेजर बैलेंस करेंगे? नॉर्मल लॉस का या नॉर्मल गेन का? नॉर्मल लॉस का, ताकि क्या आ जाए, यहाँ से कोई बैलेंसिंग नेट लॉस आ जाए। वंस अगेन जरा गौर से देखें लेजर, इसमें डिफरेंस आ रहा है। किस लेजर की वजह से कितना आ रहा है? प्रोसेस 2 के लेजर की वजह से 130 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। सॉरी 130 यूनिट्स और 39 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। ये गेन हुआ है लॉस हुआ? ये ना हिम्मत हिम्मत हिम्मत। ये 130 और 39 क्या है? क्या है? अगर ये 130 भी लॉस हो जाता तो 39 कमा लेते। ये 39 नुकसान है या फायदा है? अब नॉर्मल गेन में नीचे आए, 78 यहाँ क्या नजर आ रहा है? ये गेन है, 78 का गेन है, लेकिन ये गेन कमाते कमाते कमाते
39 का लॉस हो गया है, तो एक ट्रांसफर एंट्री है। क्या तरीका उसका? नॉर्मल लॉस का लेजर बैलेंस करें और जो बैलेंसिंग फिगर आए उसके साथ प्लीज क्या लिख लें? एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन लिखते ही इंशाल्लाह डबल एंट्री सामने आ जाएगी। सही तरह माइंड अप कीजिएगा। लिखें व्हाट इज द वे? नॉर्मल लॉस अकाउंट बैलेंस कर लें, बैलेंसिंग फिगर जो आए उसके साथ एबनॉर्मल गेन लिख लें, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। टोटल करें 249 और लास्ट एंट्री जो बनी है 130 यूनिट्स की और 39 रुपीज की, इसकी एंट्री बोले। ये पोस्टिंग बोल के करें, इसका कोई फायदा नहीं होगा। एबनॉर्मल गेन डेबिट, नॉर्मल लॉस क्रेडिट, और फाइनली लास्ट में एबनॉर्मल गेन का लेजर भी बैलेंस करके नेट गेन या नेट गेन कैलकुलेट करें। यूनिट्स इंशाल्लाह बैलेंस हो जाया करेंगे, सिर्फ रुपीस में डिफरेंस आ जाया करेगा, जो इस वक्त 39 ही शायद बैलेंसिंग आ रहा है। टोटल 78 है, 39 ही बैलेंसिंग नेट फिगर आ रही है। गेन आ रहा है, लॉस आ रहा है? गेन आ रहा है, लॉस आ रहा है? मारा प्लीज काइंडली जरा रिवाइज कर लें। लिखा तो है यार, यार लिख तो लिए यार, जान दे यार, ना करे यार, ना 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 ना, एक मिनट ना ना, चेक करें क्या वही हुआ जो कहा था, चेक कर लें प्लीज। एक नजर रिवाइज, जहां जहां रेफरेंसेस लिखे हुए हैं वहां वहां एंट्रीज बोलना जरा, ठीक ठाक लिखे हुए नहीं बहुत ज्यादा भी नहीं है, एक एक करके जरा तरतीब से लिखें। पहला काम क्या किया था, फिर क्या किया था, फिर क्या किया है, जरा सीक्वेंस बनाए इसका। वेटिंग अपने अपने आप को सुनाए, मुझे नहीं सुनाए, पहले अपने आप को सुना ले। मैं रैंडमली बीच में एक सवाल पूछूंगा। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स करेंगे आप भी। ये 300 पता चल गया कहां से आया? 300 यूनिट कहां से आए? एक्चुअल लॉस, एक्चुअल नॉर्मल लॉस 139 कहां से आया? नहीं 139, 139 सॉरी 130, 130 कहां से आया? ये बैलेंसिंग फिगर आई, ये बैलेंसिंग फिगर आई, बैलेंसिंग आई कि क्यों है? कम यूनिट्स लॉस हुए, ठीक है। अच्छा एबनॉर्मल लॉस का लेजर देखें, एबनॉर्मल लॉस के लेजर में कितना लॉस है? 30 मेरा ख्याल, 30 रुपीज ऑफ लॉस 30। और एबनॉर्मल गेन में कितना लॉस है? नॉर्मल गेन में कोई लॉस नहीं है, 39 का गेन है। अच्छा इसको भी नेट तो किया जा सकता है लेकिन जरूरत नहीं। इन अदर वर्ड्स प्रॉफिट एंड लॉस में फाइनली कितना लॉस नजर आएगा? नहीं नेट रहने दे, अलग रहता है, कितना लॉस नजर आएगा? 30। कितना गेन नजर आएगा? लेकिन नेट सोचना चाहे तो सोच सकते हैं, लेकिन कोई एंट्री रहना, ठीक है। जी ओके जी, एक नया पेज चाहिए सर, इससे पहले कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें, एक छोटी सी डिस्कशन जरा बीच में और ऐड कर लें।
ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स इकट्ठे हो गए प्लीज सारे, एक हेडिंग लिखे जरा, बुक्स बंद कर दें, रजिस्टर का एक नया पेज। एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स। समटाइम्स रियल लाइफ में अकाउंटिंग करते हुए कुछ एस्टिमेट्स करने पड़ते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स जहन में वर्ड रख के जरा चंद एग्जांपल्स बता दें। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर के अलावा आप एग्जांपल्स बोल, नहीं उसी की एग्जांपल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, जो भी है फैक्ट्री ओवरहेड। अब इसका एस्टिमेटेड का क्या मीनिंग है, इसको समझने के लिए मैंने एक छोटा सा सिनेरियो आपके सामने नहीं, मतलब एक सिनेरियो से बनाना, वो डेफिनेटली एक्सपेक्टेड, एस्टिमेटेड एक्चुअल नहीं, लेकिन इसकी जरूरत क्या पड़ गई है क्या, इसको समझने के लिए थोड़ा सिनेरियो बनाना। लेट्स अज्यूम आपकी फैक्ट्री है, नहीं गाड़ियां बनाने का अभी आपको सही तरह समझ नहीं आएगी, नहीं आपकी फैक्ट्री एम्प्लॉयज बनाएंगे, लेकिन हम इस वक्त अपनी ऐसी फैक्ट्री बनाना चाहते हैं छोटी सी जिसकी हमें भी कुछ सेंस समझ आ जाए, प्रोडक्शन भी समझ आ जाए। नहीं मैं खुद एग्जांपल देता हूँ, फैक्ट्री आपकी है लेकिन आपको अंदाजा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आपको इतनी फैक्ट्री है, पता नहीं मैं किस फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ। एक फैक्ट्री है सपोज, उस फैक्ट्री में आप सिंपल से एग्जांपल ले रहा हूँ, शायद मैंने पहले भी इसी तरह की एग्जांपल ली थी, क्लॉथ से शर्ट्स बना, एक फैक्ट्री है, उसमें क्या हो रहा है, रॉ मटेरियल क्लॉथ से शर्ट्स फिनिश गुड्स बन रहे हैं। एक सिनेरियो से मेरे साथ जरा बनाता शुरू कर रहा, आपकी एक फैक्ट्री है, उसमें क्या बन रहा है, क्लॉथ बन रहा है या शर्ट्स बन रही है, क्लॉथ से शर्ट्स मींस क्लॉथ रॉ मटेरियल है और शर्ट्स फाइनली फिनिश गुड्स। लेट्स से आपकी फैक्ट्री के बिजनेस में अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट्स हो 1 जनवरी, फर्स्ट जनवरी को आपका अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होता है। इन अदर वर्ड्स अगर पूरा साल सोचेंगे तो 31 दिसंबर ईयर आ जाएगा। देयर इज एन ऑर्डर, फैक्ट्री में सपोज आपको एक ऑर्डर रिसीव हुआ, देयर इज एन ऑर्डर ऑफ 100 shirts received on 1st January 2022। लेट्स अज्यूम आपका अकाउंटिंग पीरियड जैसे स्टार्ट हुआ 1 जनवरी 2022 वाले दिन आपको एक ऑर्डर रिसीव हो गया 100 शेयर्स का। यहां तक बात समझ गए? अब जरा फैक्ट्री के अंदर सोचना, जरा फैक्ट्री के अंदर पहुंचना, ये शेयर्स मैन्युफैक्चर होंगी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले रॉ मटेरियल मंगवाएंगे, रॉ मटेरियल स्टोर रूम से क्लॉथ मंगवाएंगे, शर्ट्स की स्टिचिंग स्टार्ट हो जाएगी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ऐसे हम एज एन अकाउंटेंट अगर सोचे तो हम क्या कर रहे होंगे, हम वर्क इन प्रोसेस का लेजर खोल, हम अब ये चाहेंगे कि ऑर्डर वाइज पता चले किस ऑर्डर पे कितना खर्चा हुआ है। इन अदर वर्ड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऑफ दीज 100 यूनिट्स क्या है, 100 शर्ट्स क्या है, ताकि फाइनली आप ऑर्डर वाइज प्रॉफिट निकालने की पोजीशन में भी आ सके। तो हम क्या करेंगे, हम एक लेजर खोल लेंगे वर्क इन प्रोसेस के नाम से, ठहर प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन करेंगे, हम उसका हिसाब रखेंगे
किस किस नाम से कौन कौन सा खर्चा हो गया, और जब जो खर्चे इकट्ठे हो जाएंगे तो हमें टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पता चल जाएगी। आइडिया यही है कि आपको ऑर्डर वाइज पता चले, ताकि ऑर्डर वाइज प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट हो सके। हम कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट के एंगल से सोच रहे हैं, यकीनन अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सोचेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एंगल से, तो हम शायद ऑर्डर वाइज नहीं होते, हम पूरे साल के एंड पे सोच रहे होते। लेकिन इस वक्त हम एक कॉस्ट अकाउंटेंट के तौर पे सोच रहे हैं, मैनेजमेंट सपोज इज इंटरेस्टेड कि हर ऑर्डर की कॉस्टिंग की जा सके। ठीक है, एक चीज और इससे पहले कि आप स्टार्ट करें, मैंने जो डेट्स लिखी हैं उसके मुताबिक बताएं, ये जो ऑर्डर मिला है क्या इसका कोई ब्रॉड डाउन होगा? सर हो सकता है, लेकिन जो यहाँ मैंने लिखा है, अगर 1 जनवरी पे हमारा कंपनी स्टार्ट हो रहा है और 1 जनवरी वाले दिन ऑर्डर मिला है, तो खर्चा तो अभी शुरू होगा। ब्रॉड डाउन कब हो सकता है? जब पिछले पीरियड में ऑर्डर मिला हो, कुछ काम हो गया हो, कुछ रह गया हो। लेकिन लेट्स अज्यूम इस अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्ट पे ऑर्डर मिला, तो नथिंग विल बी ब्रॉट डाउन। व्हेन देयर इज अ ब्रॉट डाउन, जब कैरी डाउन हो। कैरी डाउन कब होता है? ऑर्डर पिछले साल मिला होता है, कुछ काम हो गया है, कुछ रह गया है, सीडी बन जाता है लास्ट ईयर, वो बीडी बन जाना, तो फिर फर्दर खर्चा ऐड होके फर्दर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कंप्लीट हो जानी थी। लेकिन लेट्स अज्यूम मैंने जो डेट्स लिखी हैं इनकी बेस पे बीडी नहीं होगा, हो सकता है लेकिन इस केस में नहीं हो। अब आप दोबारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में पहुंच जाए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों ने सबसे पहले क्या मंगवाना है, कहाँ से? वो मटेरियल मंगवा लेंगे, हम उनसे पूछ लेंगे कि कितनी क्वांटिटी मंगवाई है, कितने मीटर मंगवाए हैं, फिर बाद में खुद हिसाब लगाएंगे और अकॉर्डिंगली उसकी कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे कितने रुपए का ये मटेरियल। ठीक है, 100 शर्ट्स हैं, लेट्स अज्यूम 3000 रुपए का ये मटेरियल, फिगर्स अज्यूम करें। 3000 रुपए मैंने क्या लिखे, मीटर लिखे, रुपयों में बहस कर रहा हूँ। रॉ मटेरियल स्टोर रूम से 300 रुपए का, 3000 रुपए का सपोज क्लॉथ मंगवा लिया, एंट्री हो गई वर्क इन प्रोसेस डेबिट, मटेरियल क्रेडिट, रॉ मटेरियल इसमें ऐड हो गया। देन आगे क्या आना है? फैक्ट्री पेरोल। नहीं, एक मिनट, अब फैक्ट्री पेरोल मींस डायरेक्ट लेबर या इनडायरेक्ट लेबर? इसको एस्टिमेट करने का तरीका क्या हो सकता है? यूनिट्स के हिसाब से भी पेमेंट हो सकती है एम्प्लॉइज को, शर्ट्स के हिसाब से, आवर्स के हिसाब से भी हो सकती है, परमानेंट भी हो सकते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। मैं एक छोटी सी एग्जांपल बनाते हुए लेट्स अज्यूम कि जिन एम्प्लॉइज ने ये शर्ट्स को स्टिच किया, उन्होंने सपोज 100 शर्ट्स हैं, तो लेट्स अज्यूम 300 घंटे लगाए, और हर घंटे की आपने पेमेंट सपोज फिगर इजी से ले रहा हूँ 150 रुपीज पर आवर के हिसाब से ली। 300 मैंने क्या अज्यूम किया, आवर्स लगे, और 150 रुपीज आपने पर आवर पेमेंट की। कैलकुलेटर पकड़ेगा जरा, 4500 की जरा एंट्री बोल दो, 45,000 बनता है, 45,000 चल, 45,000 है। डबल एंट्री सर, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, फैक्ट्री पेरोल क्रेडिट, ये सब डायरेक्ट लेबर के एंगल से भी बात हुई। ठीक है सर, मटेरियल जो एक्चुअल लगा वो आपने लिख लिया, लेबर कॉस्ट जो एक्चुअल लगी वो आपने लिख ली। अब लेट्स अज्यूम, बाद में पूरी कर दें, ऑन 3 जनवरी 2022 ऑर्डर इज कंप्लीटेड, 10 शर्ट्स बन गए। मीशो से ये 1 जनवरी को ऑर्डर आया था, 3 जनवरी की डेट आ गई है, तो इन्हीं 2-3 दिनों में जो टाइम लगना था 300 घंटे वो लग गए। लेकिन यहाँ सबसे पहले खतरनाक चीज ये हो गई है कि एक दिन में तो 24 घंटे होते हैं। नहीं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये मेरे साथ एक जमाने में सवाल हुआ था, और वो जिस कॉन्फिडेंस से हुआ था मैं स्पीचलेस हो गया था। तो 1 जनवरी में मैक्सिमम 24 घंटे, 2 जनवरी को जमा 24 और 48 हो गए। अगर 3 जनवरी को रात 12 भी अज्यूम कर लें तो 72 टोटल बनते हैं, तो 3 दिनों में 300 घंटे। हर की ये बात नहीं है, एक से ज्यादा इंप्लॉइज काम कर रहे होते हैं, हर बंदा अगर अपने 2-2 भी लगाए तो 150 बंदे भी मिल गए 300 घंटे हो सकते हैं। 2 घंटे अगर 150 बंदे बैठे हैं तो 2 घंटों में भी 2 घंटों में 300 घंटे। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आप इस क्लास में बैठे हैं, अल्लाह करे हम और 15-20 मिनट और पढ़ लें, 20 सॉरी नहीं 15 और पढ़ लें, हम सब लोग जाते हुए ये कहेंगे कि मैंने 1 घंटा 45 मिनट पढ़ा।
यही कहेंगे, यही कहेंगे, यही कहेंगे, यही कहेंगे। हर बंदा अपने अपने कहेगा। नहीं, मैं तो पढ़ा ही नहीं। मैंने पढ़ा है। तो इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर आप कोई इस टाइम पीरियड में पौने 2 घंटे में लेट्स अज्यूम मैं कोई शेड बना सकते हैं आप, तो मैं हर एक को एक शेड दे देता, तो क्या आप सब लोग मिल के वो शेड 1 आवर एंड 45 मिनट्स में बनाते हैं? मैं एंड में कितनी शेड्स मुझे मिल जाते हैं? जितने बंदे हैं, क्या उन सब ने अपना अपना 1 आवर एंड 45 मिनट्स लगाया? और जाते हुए आप कहते हैं कि हमें 1 घंटे और 45 मिनट के पैसे दे दें, हम खुद ही डिवाइड कर लेंगे। आप में से हर बंदा जाते जाते अपना अपना 1 घंटे 45 मिनट के पैसे लेके जाता है। अब मेरे ख्याल बात समझ रहे हैं? या 1 घंटा 45 मिनट के मैं पैसे, 1 घंटे से 500 रुपए हैं, तो 45 मिनटों के हो जाएंगे 125 और जमा 625 रुपए। 625 रुपए बाई दिन आप में से कौन सी आ रहा है उसको पढ़ाता, और आप उसके बाद बाहर जाते और डिवाइडेड बाय पीसीस कर करके अपने अपने रख लेते। हर बंदा अपने अपने लेके कितने कितने जाता? 625, मतलब अगर 500 रुपए पर आवर था, मैंने हिसाब किया, नहीं ज्यादा कम हो गया, कैलकुलेट कर 500 इंटू 1.75, ये 1.75 कहाँ से आगे बीच में? 1 घंटा पौना घंटा 875। क्या आप सबको 875 मिलते, या हर एक को अपने अपने 875 टोटल ना मिलते? आई होप कि ये 300 घंटों का पहले इशू रिजॉल्व है। तो एम्प्लॉइज ने काम किया और टोटल उन्हें कितना टाइम लगाया? 300 आवर्स, और हमने हर घंटे के पैसे 150 रुपीज दिए, और टोटल हमारे पास लेबर कॉस्ट आ गया। यहाँ तक ठीक है? और देन मैंने क्या ज्यूम किया कि फाइनली ऑर्डर कब कंप्लीट हो गया? कोई मेरी इस बात में कुछ भी ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तो हर बंदे ने अपना अपना टाइम लगाना और उसने अपने अपने टाइम के पैसे देने। अब बेटा अगर 3 जनवरी की डेट आपके सामने मैं इस तरह लिख दूं कि कंप्लीट है, डेफिनेटली अल्लाह करे एक ऑर्डर तो नहीं, फैक्ट्री है अल्हम्दुलिल्लाह, और ऑर्डर्स आएंगे, उन पे मटेरियल लेबर लगेगा। अब अगर 3 जनवरी की डेट पे ऑर्डर कंप्लीट है, तो आइडियली आप चाहेंगे कि इस डेट पे, नहीं वो तो ऑर्डर ही ऑर्डर अल्हम्दुलिल्लाह आएंगे, लेकिन पहले जरा इसको कंप्लीट करना है। वर्क इन प्रोसेस के लेजर में मटेरियल आ गया हुआ है और डायरेक्ट लेबर आ गई हुई है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड तभी कंप्लीट हो सकेगी जब इसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स भी जमा हो। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स की एग्जांपल्स दोबारा जरा ज़हन में ले आए। मेन डेप्रिसिएशन है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, रेंट है, रिपेयर है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब इसमें से जो ओवरहेड्स है, नहीं फिक्स वेरिएबल का इशू नहीं है, एक सेकंड जरा लाइट आ जाए, एक दूसरे को तो देख के बात कर लेते। ये जो ओवरहेड्स हैं ये ऑर्डर स्पेसिफिक नहीं होंगे। मसलन डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अगर बिल्डिंग की है तो ये तो नहीं कि इस ऑर्डर की है, वो तो जितने ऑर्डर्स होंगे ड्यूरिंग द ईयर उन सबसे रिलेटेड है। अगर इवन मशीनों की भी है तो सिर्फ शायद ये 2 दिन की इस ऑर्डर स्पेसिफिक है, बाकी जो डेप्रिसिएशन मशीनों की होगी बाकी ऑर्डर्स पे जानी चाहिए। इसी तरह अगर बिजली का बिल है वो ऑर्डर्स का नहीं आना, वो मंथली आना है, फैक्ट्री का आना है। रेंट है पूरी फैक्ट्री का होगा। बात समझ आ रही? रिपेयर मेंटेनेंस है, बिल्डिंग की है तब भी बिल्डिंग स्पेसिफिक है, ऑर्डर स्पेसिफिक नहीं है। मशीनरीज की है तब भी ऑर्डर स्पेसिफिक नहीं है। कोई ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स है। अब हमारी ख्वाहिश ये है कि 3 जनवरी को जिस दिन ये ऑर्डर कंप्लीट हुआ है हमें टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पता चले। लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड तभी कंप्लीट हो सकती है जब मटेरियल लेबर में फैक्ट्री ओवरहेड्स भी ऐड हो। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स तब कंप्लीट होंगे जब कम से कम मंथ कंप्लीट हो, लेकिन डेप्रिसिएशन वगैरह जो है वो शायद एनुअली कैलकुलेट होती है। बिजली का बिल अगर है तो शायद मंथली कंप्लीट हो सकता है। तो ये जो एक्चुअल ओवरहेड्स हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये हमें पीरियड एंड्स पे पता चलेंगे। लेकिन अगर हम साथ साथ अपनी कॉस्ट करना चाहें तो इस वक्त हमें एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स का अभी अंदाजा नहीं होगा कि वो कितने आने हैं। देयरफॉर ऑर्डर कंप्लीशन डेट्स पे अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फिर हमें मजबूरन फैक्ट्री ओवरहेड्स को फिलहाल एस्टिमेटेड बेसिस पे अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट में चार्ज करना पड़ेगा। लेकिन ऑब्वियसली कोई अगर एस्टिमेटेड अमाउंट है तो क्या वो एक्चुअल से डिफरेंट हो सकती है? डिफरेंट हो सकती है। बड़ा रेयर ही चांस होगा कि एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स की अमाउंट एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स से मैच कर जाए।
इनिशियली क्या करेंगे, एस्टिमेटेड ओवरहेड्स की बेस पे वर्किंग कर लेंगे, लेकिन डेफिनेटली एंड ऑफ द पीरियड क्या करेंगे, उसे एक्चुअल से कंपेयर करेंगे, और अगर कम या ज्यादा खर्चा चार्ज हो गया है तो उसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट करके एक्चुअल ओवरहेड्स ही पीरियड में चार्ज करेंगे। क्या एक्चुअल खर्चा ही अल्टीमेटली रिकॉर्ड होना चाहिए, लेकिन इनिशियली क्या करेंगे, एस्टिमेटेड, और फिर एंड में एक्चुअल से कंपैरिजन कर लेंगे। अगर ज्यादा चार्ज हो गया तो जितना ज्यादा चार्ज हो गया रिवर्स कर देंगे, और जितना कम चार्ज हुआ होगा अगर तो उसको फर्दर चार्ज करके बात पूरी कर देंगे। यहाँ तक मेरी बात ये समझ आइए कि हमें जरूरत क्या है, क्या जरूरत है कि हम एस्टिमेटेड ओवरहेड्स की तरफ जाएं। जो मैंने कहा है मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूँ, लेकिन आप लोग जरा, शायद अभी लेजर नहीं आपने बनाया, लेजर बना लें। लेजर के नीचे जहां तक मैं पहुंचा हूँ, अभी आपने 3-4 लाइनें रखनी है लेजर के अंदर, और उसके नीचे ये सेंटेंस लिखना है लेजर के बाहर आके, जो मैंने ऑर्डर कंप्लीशन की डेट लिखी है। बाकी जो मैंने अभी कहा है मैं अभी नोट करता हूँ आपके सामने। जी आ रहा, वही आने लगा, नहीं आ गया। आपने पढ़ा भाई ये ज्यादा खतरनाक चीज है। नीचे, ऊपर नीचे, अच्छा सर। ये है पीआरसी की काउंटिंग में, मेरा ख्याल है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है। नहीं नहीं, अब्जॉर्प्शन रेट, क्या बात, वही यार, यही होता है जी अब्जॉर्प्शन रेट, फैक्ट्री ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। कब क्यों कैलकुलेट होता है, नहीं आपके जेहन में आ रहा है कुछ, नहीं आ रहा, बस इतना ही आ रहा है, बट एब्जॉर्ब क्या मतलब क्या होता है, एब्जॉर्ब, जज्ब, हाँ तो एक जज्ब होने लगेगा, जिस तरह पढ़ाई को जज्ब करी जा रहे हैं आपके जहन में, पढ़ाई हर टॉपिक, पढ़ाई आहिस्ता आहिस्ता जज्ब होती चली जा रही है। जी अगर नोट कर लिया तो बता दीजिए, पैराग्राफ लिखना जरा, बात तो शायद पूरी ना हो सके, जितनी हो जाए। नोटेड है सर, एक पैराग्राफ लिखेंगे नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू complete the manufacturing cost, in order to complete the manufacturing cost on the date of completion of order, factory overheads needs to be estimated. जो मैंने अभी बातें की मैं उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मतलब उसी को मैं लिखना चाह रहा हूँ, तो मेरे साथ साथ जरा रहिएगा, एक एक सेंटेंस में लिख कर रुक जाऊंगा, और कोशिश करूंगा जरा जिस सीक्वेंस में बात हुई सीक्वेंस में लिखूं। आपने ये बताना है, बात समझ आ रही, मसला क्या है जिसको रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। मटेरियल लेबर और मटेरियल लेबर आ गई, ये तो एक्चुअल मटेरियल लगा, लेबर लगी, हमने लिख लिया, अब क्या रह गया। लेकिन इस वक्त अगर ऑर्डर कंप्लीशन डेट पे हम ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो हमें फैक्ट्री ओवरहेड्स एस्टिमेट करने पड़ेंगे, क्यों, कॉमा लगाएं, बिकॉज, सही कह रहा भाई, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स, actual factory overheads will be finalized at the end of the period.
Actual factory overheads will be finalized at the end of the period. क्या क्यों करना पड़ेगा, क्या क्यों कब करना पड़ेगा? नहीं, इसमें इसी अंदर 3 सवाल है, 3 सवालों का जवाब इसके अंदर। क्या फैक्ट्री ओवरहेड्स को एस्टिमेट करना पड़ेगा, क्यों, एक्चुअल का भी पता नहीं, किस वक्त करना पड़ेगा, ऑर्डर कंप्लीशन डेट्स पे, ऑर्डर कंप्लीशन डेट्स। तो इस मसले को हल करने के लिए क्या किया जाता है, एस्टिमेट्स की जाती है। तो एस्टिमेट कैसे किया जाता है? इन ऑर्डर टू estimate factory overheads related to each order, in order to estimate factory overheads related to each order, अगर रुक गई यहाँ एक मिनट, जहां भी मैं बात पूरी करूँ, थोड़ी सी बात समझ लें। In order to estimate the factory overheads related to each order, सेंस बन रही? रुक जाइएगा जरा। फैक्ट्री ओवरहेड absorption rate, क्या वर्ड लिखा मैंने? नहीं, पूरा पूरा। फैक्ट्री ओवरहेड absorption rate is calculated at the beginning of the period, at the beginning of the period, at the beginning of the period, to be used during the period. क्या किस दिन कैलकुलेट हो जाएगा? एक ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट साल के शुरू में कैलकुलेट हो जाएगा, जो फिर कब तक यूज होता रहेगा? टू बी यूज ड्यूरिंग द पीरियड, साल के दौरान यूज होता रहेगा। इसकी बेस पे फिगर्स एलोकेट हो जाएंगी, एंड में जाके फिर एक कंपैरिजन करने का, एंड की बात बाद में करते हैं। फिलहाल क्या किस दिन क्यों कैलकुलेट हो जाएगा लिख भी लें, और ये आंसर दे के उठना है आपने, कंप्लीट करना। बाकी ये कैसे कैलकुलेट होगा वो भी बात खत्म नहीं हो सकी मेरी, इंशाल्लाह कल करेंगे। जी, किस वक्त क्या चीज कैलकुलेट होगी जी? पीरियड के स्टार्ट पे एक एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट होगा, जो ड्यूरिंग द ईयर फिर इस्तेमाल होता रहेगा। कैसे, इंशाल्लाह कल बात करेंगे। अभी मेरा ख्याल शायद एक दिन और में चाहिए, फिर उसके बाद आपके होमवर्क्स भी स्टार्ट हों। अल्लाह हाफिज सर। उसी दिन सर, उसी दिन छुट्टी उसी दिन है सर, जिसका पता क्या करें, 2 दिन पहले कर लें, मर्जी सर आपकी। अल्लाह हाफिज।